ओके, आज फिज़िक्स का जो क्लास वन का फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये मैंने पहले ही नोट्स बनाए हुए हैं भाई, जो वीडियो है वो कम से कम समय की बने। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो फिज़िक्स की डेफिनेशन है वो लिखी है। फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक्स लॉज ऑफ नेचर एंड मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमिना। मतलब जब आप ये डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी होती है भाई फिज़िक्स है क्या। एक्चुअली जो फिज़िक्स है, जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, जैसे नेचुरल फिनोमिना में कुछ भी हो सकता है, जैसे रेनबो का कलर कैसे बनता है, एक बॉल को हम ऊपर से छोड़ रहे हैं तो बॉल नीचे कैसे गिरेगी, तो उसकी वेलोसिटी किस इंस्टेंट पे कैसे होगी, किसी चीज़ को रोटेट करेंगे तो वो कैसे होगा, मून है जो अर्थ के अराउंड कैसे घूम रहा है। मतलब ऐसा कुछ भी जो भी फिजिकल फिनोमिना जो आपको नज़र आता है डेली लाइफ में, जो उस चीज़ की स्टडी है उसको हम फिज़िक्स के पार्ट में लेकर आते हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स इज़ बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ जो साइंस है, साइंस को हमने जब डिफाइन किया, साइंस बेसिकली दो बेसिक क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में जैसे हमारे जो नीट वाले बच्चे हैं, मेडिकल वाले, वो बॉटनी भी पढ़ते हैं, जोलॉजी पढ़ते हैं, या इसमें फोरेंसिक साइंस भी आ जाएगी, और नंबर ऑफ पार्ट्स जो आएंगे वो सारे बायोलॉजिकल साइंस के पार्ट है। जो साइंस का दूसरा पार्ट है जो फिजिकल साइंस है, दैट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, आप उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हम जो हमारा अभी जो पॉइंट है वो बेसिकली फिजिक्स का है। तो अगर हम दोनों चीज़ों की वन वर्ड में बोलें तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज बेसिकली नॉलेज और टू नो। ठीक है, ग्रीक वर्ड में देखेंगे तो जो साइंस का मतलब है, जब संस्कृत में देखेंगे तो उसका मतलब बेसिकली यही है भाई, नॉलेज क्या है, टू नो मतलब आपने जानना क्या है नॉलेज के रिगार्डिंग। फिजिक्स इज बेसिकली नॉलेज ऑफ नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर इज बेसिकली फिजिक्स। तो नॉलेज ऑफ फिजिक्स जो है, नॉलेज ऑफ नेचर जो है वो आप फिजिक्स के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिक्स कई बार पूछ लेते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स साइंस भी है, आर्ट भी है, ये दोनों ही कंसिस्ट करती है। फिजिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है, अभी जब फिजिक्स में आप सबसे पहले एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको सबसे पहले ये चीज़ मिलती है, जो दो बेसिक प्रिंसिपल हैं जो फिजिक्स के, वो क्या हैं। तो अगर मैं इसको क्लैरिटी से दिखाऊं, जो दो बेसिक प्रिंसिपल हैं फिजिक्स के, एक है यूनिफिकेशन एंड दूसरी है रिडक्शनिज्म। ठीक है, ये दो बेसिकली दो बेसिक थ्रस्ट है, प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले हम यूनिफिकेशन के बारे में देखते हैं। यूनिफिकेशन क्या चीज़ है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। चलो, एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट एंड लॉज। मतलब बहुत सारे फिनोमिना आप सिर्फ सिंगल एक लॉ के बेस पे जब पढ़ लेते हैं तो उसको यूनिफिकेशन कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ली है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये एक लॉ है जो कि एप्लीकेबल होता है। जैसे कोई बॉडी को हम ऊपर से गिरेंगे तो वो नीचे कैसे गिरेगी, उसकी किसी सर्टन टाइम पे उस पर जो फोर्स है, उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी एक्सेलेरेशन है वो कितनी है। और सिमिलरली अगर मैं कहूँ भाई मून जो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो उसको भी यही जो हमारा ये लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वही इसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, मतलब जैसे देखो न्यूटन बैठा था, सेब ऊपर से नीचे गिरा, तो उसने इस बेस पे बेसिकली न्यूटन्स का लॉ निकाल दिया, देयर इज अ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो उसने ये जो लॉ बनाया, ये जो लॉ ऐसे नहीं है भाई ये सिर्फ एप्पल के लिए है, जहाँ ये सिर्फ किसके लिए है, कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरी है। जैसे कोई भी प्लानिटरी मोशन है, मतलब कोई भी हम प्लेनेट कह दे सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो वो बेसिकली अंडर द सेम लॉ दैट इज नेचर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में ही आएगा। ठीक है, अभी व्हाट इज रिडक्शनिज्म, ये जो सेकंड कंसेप्ट है ये रिडक्शनिज्म है। रिडक्शनिज्म में क्या है, देखो रिडक्शनिज्म में बेसिकली हम एक्सप्लेन करते हैं किसी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को उसके माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। इसमें जो एनसीईआरटी में जो बुक में एग्जांपल दिया वो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का दिया है। उन्होंने जो मैक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट बोला है, मैंने इधर लाइट लिया, उन्होंने क्या लिया पहले वो सुन लीजिए एक बार। उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स ले लिया, थर्मोडायनेमिक्स में उन्होंने इधर दे दिया सपोज थर्मोडायनेमिक्स में आप स्टडी करेंगे किसकी, एंट्रोपी की, थैल्पी की, ठीक है, इंटरनल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की, उन सब की स्टडी करके हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलरली जैसे आपने 10th में किया है, स्टडी ऑफ लाइट पढ़ा है, तो वो मैंने एग्जांपल लिया है, दैट इज बेसिकली ऑप्टिक्स। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बोले तो वो ऑप्टिक्स है। तो उसको हम डिफरेंट फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये आपने पढ़ी हुई है 10th में, तो ईजी लग रहा है।
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना के हिसाब से दो और फिनोमेना है जो क्लास 2 में आएंगे, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के पार्ट में हम पढ़ सकते हैं। यानी बेसिकली मैं कहता हूँ जो फिजिक्स के दो थ्रस्ट हैं, एक है यूनिफिकेशन एंड अनदर वन इज रिडक्शनिज्म। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करके चाहे इसको नोट भी बना सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अभी हम आते हैं फंडामेंटल फोर्सेज एंड नेचर के रिगार्डिंग में। तो जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं तो वो आपको पूरी नज़र आ रही हैं। फंडामेंटल फोर्सेज हैं, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको FG से रिप्रेजेंट किया है, इसकी रेंजेस लिखी हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो भी लग जाएगी, इन्फिनाइट रेंज होती है ग्रेविटेशन फोर्स की। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसकी रेंज बहुत ही छोटी है, देखो 10⁻⁻16 मीटर, दिस इज विद इन द न्यूक्लियस के अंदर ही लगती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी इन्फिनाइट है, दो चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो वो भी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे लगती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। न्यूक्लियर फोर्स भी बहुत शॉर्ट होती है, 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस, यानी ये भी विद इन द न्यूक्लियस ही होती है। ठीक है, मतलब दोबारा से देख लीजिए, मैंने 4 फोर्सेज लिखी हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल, FG से रिप्रेजेंट किया, देन वीक न्यूक्लियर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन न्यूक्लियर फोर्स। इज इट ओके? नाउ मैंने उसकी रेंजेस भी लिख दी। रेंज सबसे ज़्यादा किसकी है भाई? ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। फिर मैंने इन सबकी रेशियो लिख दी। ग्रेविटेशन फोर्स अगर 1 है, वीक फोर्स 10⁻25, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 36, और ये न्यूक्लियर फोर्स है, इसको एंड डाल देना, वेरी शॉर्ट के हिसाब से मैंने ऐसे डाल दिया। दिस इज अ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻38। ठीक है, 10⁻38, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, कौन सी फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स है। तो न्यूक्लियर फोर्स अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कहें तो ये 36 है और 38 है, यानी 100 टाइम्स ग्रेटर होगी, मैंने लिख दिया है। हैंस शॉर्टेस्ट फोर्स इन नेचर इज न्यूक्लियर फोर्स विच इज़ 100 टाइम मोर देन दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्लियर है। अभी मैंने फोर्सेस के बारे में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं बनाया क्योंकि पहला चैप्टर है फिजिक्स का, तो इतना छोटा सा ही आपको आना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज़ अ फोर्स बिटवीन टू मासेस। तो जो फोर्स है, दो मासेस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो फोर्स बिटवीन देम इज Gm1m2/r², प्रोडक्ट ऑफ मासेस और r²। ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्रिशिएबल तभी होती है जब मासेस बहुत ज़्यादा हों। जैसे अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बहुत छोटा है, वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही वीक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसका मैंने एक एग्जांपल बनाया, तो डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डिके न्यूक्लियस। ये सर बिल्कुल नहीं समझ आया जो भी आपने बोला, तो बेटा ये कुछ भी नहीं है। ये जो कंसेप्ट है ये ऐसा है भाई, इसको ऐसे देखते हैं। ये एक न्यूक्लियस बनाया है जिसमें प्रोटॉन 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 और न्यूट्रॉन बहुत सारे पड़े हैं। ऐसा होता है जब किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन कह लीजिए, काउंटिंग कह लीजिए, बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है इसको बीटा पार्टिकल कहते हैं, और न्यूट्रॉन की जगह एक प्रोटॉन आ जाता है, यानी प्रोटॉन बढ़ जाता है। प्रोटॉन अंदर ही रहता है, प्रोटॉन एक बढ़ गया, जैसे पहले 3 थे अब 4 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन एक कम हो गया क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ब्रेक हो गया और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर चल गया, वो बीटा पार्टिकल है। तो ये जब ये साइंटिस्ट ये देख रहे थे ना बीटा पार्टिकल निकला, उन्होंने एक चीज़ देखा, इसके साथ एक चीज़ और जो कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें हार्डन फैमिली, बोसन्स फैमिली, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद इन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो जब ये इंटरेक्शन होती है तो उन्होंने देखा एक पार्टिकल और निकला जो कि बहुत वीकली इंटरेक्ट था विद इन द न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जो फोर्स है बेसिकली जो इनके बीच में फोर्स होती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, यानी ये जो एंटी न्यूट्रिनो बाहर आ जाता है वाइल द डिके ऑफ बीटा पार्टिकल। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये दो चार्जेस के बीच की फोर्स है, Q1 एंड Q2 के बीच में। तो ये जो फोर्स है Q1 Q2/r के सेम एज दिस वन, लेकिन इन दोनों के कांस्टेंट में फ़र्क है। ये जो कांस्टेंट है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, मतलब दो मासेस पानी में रखें, दूध में रखें, किधर भी रखें, दो मासेस में जो फोर्स है वो सेम रहती है। लेकिन दो अगर चार्ज पानी में रखें या एयर में रखें या किसी और मीडियम में रखें तो फोर्स सेम नहीं होती। यानी ये डिपेंड करता है मीडियम पे और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इन दोनों में बेसिकली ये फ़र्क है। न्यूक्लियर फोर्स मैंने पहले ही बता के गया हूँ, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है विच बॉन्ड्स टुगेदर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विद इन अ न्यूक्लियस। ये एलिमेंट्री पार्टिकल पर लिखती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर जो भी प्रोटॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन कह लीजिए और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अट्रैक्शन कह लीजिए। चलो अब थोड़ा सा रह गया, अभी इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वन इज बेसिकली बेसिक्स लॉ इज इन फिजिक्स। लॉ ऑफ फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन है बेसिकली।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये आपने बहुत बार पढ़ा है। एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। ओके, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो है, मोमेंटम में आपने बस इतना याद करना है, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। जब फोर्स नहीं लगेगी तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम में सेम है, रिमेन कंजर्व्ड व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, यानी जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगी तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। चार्ज में आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है, बट ये कभी क्रिएट या खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू।